एग्जाम से पहले अगर कोई वीडियो देखनी जरूरी है ना तो वो यही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मस्ट डू क्वेश्चंस का पार्ट 2 यानी कि द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी 3 ऐसे चैप्टर्स से जिसके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका मतलब आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखिए और इसके बाद पार्ट 1 कंटिन्यू कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 1 पे डिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो है। हाँ बस ठीक है, वो पार्ट 1 था सीरीज का, ये सीरीज का पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में जो हम 3 चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनके क्वेश्चंस पेपर में 99% देखने को मिलते ही मिलते हैं। कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ना है हमने इस वीडियो में, ये तो वीडियो स्टार्ट करके ही पता लगेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर है अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का हमने 2 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाएंगे वो उठाएंगे इन द नेचर ऑफ परचेज का, उसके बाद हम उठाएंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर का। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार पहले रिवीजन वीडियो देखकर आप चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं, और अगर आपने चैप्टर रिवाइज कर रखा है तो इन दैट केस आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, 10 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 11 से शुरू हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ 2 कंपनीज हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड। ये हमें हरी और वायु की फाइनेंशियल पोजीशंस दे रखी हैं। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड, हरी लिमिटेड ने वायु लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, गुडविल दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम पता क्या होता है? सबसे पहला काम होता है ये जज करना कि इन द नेचर ऑफ परचेज है या इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अब ये कैसे जज करें? अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी इन द नेचर ऑफ मर्जर, पोलिंग इंटरेस्ट मेथड, मर्जर, कहीं पे भी ऐसी बातें लिखी हैं, इन दैट केस वो क्वेश्चन जो होगा वो इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। एंड इफ नथिंग इज गिवन तो वो क्वेश्चन बन जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हमें लेजर्स बनाने हैं, एक्विजिशन एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, तो इसका मतलब यहां पे कहीं पे भी मर्जर वर्ड नहीं दे रखा, तो हम इसे अज्यूम करके चलेंगे कि ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। अब एक बार ये जज कर लिया कि इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो दूसरा स्टेप हमारा होता है पीसी निकालना। पीसी बोले तो परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वेंडर कंपनी है वो परचेजिंग कंपनी को कितने पैसे पे करेगी। अब इसमें वेंडर कंपनी कौन है? हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड को खरीद रहे, तो वेंडर कंपनी जो है वो है वायु और परचेजिंग कंपनी जो है वो है हरी। अब परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे करेगी वो कहलाएगी परचेज कंसिडरेशन। मेरे ख्याल से अभी मैंने पीछे वेंडर टू परचेजिंग बोल दिया था, बट नहीं, परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी को पे करती है वो कहलाती है परचेज कंसिडरेशन, और वो भी किसको? उसके शेयर होल्डर्स को। नाउ वो ये कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम पे करना है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो वायु के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, कितने के हैं? 1 लाख के, तो वायु के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने 10% प्रीमियम पे करना है। मतलब वायु के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पे करने हैं 1,10,000 रुपए। पर ये देने कैसे हैं? उसको अपनी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर देने हैं। इसका मतलब 1,10,000 के बदले हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे उसको। तो सिंपल सा फंडा है कि 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। ना गुडविल की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू, बैड डेट्स की वैल्यू सब दे रखा है, पर अभी इससे मतलब ही नहीं है। अभी हमें मतलब है कि हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या पैसे पे कर रहा है। तो प्रेफरेंस को पे कर रहा है 1,10,000 रुपए, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेगा 5% प्रीमियम पे। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को 5% प्रीमियम पे करेगा। पर सवाल उठकर आया कितने शेयर देगा? ये तो गिवन ही नहीं है। और अगर ये गिवन नहीं होता है तो इन दैट केस हमें लगाना पड़ता है नेट एसेट्स मेथड। अगर हमें साफ साफ क्वेश्चन में ये बता देता इक्विटी शेयर होल्डर को इतने शेयर देने हैं इतने के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने शेयर देने हैं इतने के, हम दोनों को प्लस करते, हमारे पास नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकल जाता। फिर उस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा कि वो कितने के शेयर्स इश्यू कर रहा है, तो इन दैट केस हमें क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा नेट एसेट्स मेथड। अब नेट एसेट्स मेथड क्या होता है? नेट एसेट्स मेथड में हम सबसे पहले सारी एसेट्स लेंगे, किसकी? वायु की। वायु की सबसे पहली एसेट है गुडविल, जिसकी वैल्यू हमें नीचे दे रखी है 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख, गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख। देन इसके बाद मशीनरी 160, मशीनरी 160, स्टॉक 10% लेस पे, स्टॉक 10% लेस पे। इसका मतलब स्टॉक जो हमारा
175 का है, इसमें से अगर हम 10% माइनस करेंगे तो आई थिंक 157,500 आएगा, बट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं वरना गड़बड़ हो गई तो लास्ट में आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो 175 का 90% हमने लेना, यस 157,500 ही आएगा। और फिर उसके बाद डेटर्स जो हैं वो 1 लाख के हैं, 1 लाख के डेटर्स में हमने 7.5% का प्रोविजन बनाना है, तो ये 92,500 हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि कैश का क्या करना है। बेटा एक बात बताओ, क्या नीचे ये दिया हुआ था कि वो ये एसेट्स टेक ओवर करेगा? ना 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 ना, उसने ये दिया था कि गुडविल इतनी है, बिल्डिंग इतनी है, वैल्यू इतनी है, ये इतना है। इसका मतलब कौन सी एसेट्स टेक ओवर करेगा और कौन सी लाइबिलिटी वो टेक ओवर करेगा, ये हमें यहां पे गिवन नहीं है। तो अगर गिवन नहीं होता तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो इसका मतलब कैश भी टेक ओवर होगा, और किस वैल्यू पे टेक ओवर होगा? 20,000। अब हमने इन सबका टोटल किया, ये आ गया 50,000 और 1.5 लाख और 1,60,000, 1.5 लाख 1,60,000, देन इसके बाद 1,57,500, देन 92,500, देन 20,000। तो हमारी जो एसेट्स आ रही हैं वो 6,30,000 की आ गई। अब हम चलते हैं लाइबिलिटी साइड पे। इन दी नेचर ऑफ परचेज में हम शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टेक ओवर नहीं करते, हम रिजर्व्स एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं करते, हम लाइबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। लाइबिलिटीज में एक ग्रेचुइटी फंड है और एक क्रेडिटर्स है। 20,000 का ग्रेचुइटी फंड है और 10,000 30,000 80,000 के क्रेडिटर्स हैं। इसका मतलब ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी 5,30,000 रुपए की। 5,30,000 हमारी नेट एसेट्स आ गई। बेटा यही बन जाएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन हो गया 530, जिसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर रहा हूं 1,10,000 रुपए। अभी आप नीचे निकाल कर आए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम पे करना है। दैट मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने 4,20,000 रुपए के शेयर्स देने हैं। अब एक शेयर हमने उसको वादा किया था कि हम 5% प्रीमियम पे देंगे, तो बेटा इसका मतलब हम उसको 10.5 रुपए का शेयर देंगे। तो अब हमने 4,20,000 को 10.5 रुपए से डिवाइड किया 10.5 से, तो 40,000 शेयर इश्यू करे जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हमारा सबसे पहला काम होता है परचेज कंसिडरेशन निकालना, और परचेज कंसिडरेशन निकालने के बच्चे दो ही मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? आप ये देखो कि आपने उसको कितने के पैसे देने हैं। अगर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि उसको इतने पैसे देने हैं तो वही पीसी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो नेट एसेट्स निकाल लो, नेट एसेट्स विल बी द परचेज कंसिडरेशन। डन है जी। अब क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे? इसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। बेटा क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है लेजर बनाकर दिखाओ वायु की। वायु कौन है? वेंडर कंपनी। और वेंडर कंपनी में लेजर बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, देन इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक भी बनता, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो कैश और बैंक टेक ओवर कर रहा है तो वो अकाउंट नहीं बनेगा। सिर्फ ये 3 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? एक रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब उसको क्लोज कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम वायु की सारी एसेट्स को, सारी एसेट चाहे टेक ओवर है चाहे नहीं है, ये सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ये देखो सन्ड्री एसेट्स आ गया 570 से, देखो सारी एसेट्स का टोटल 570 है। इसके बाद हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि 20,000 और 80,000। तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 20,000, बाय क्रेडिट पेबल्स 80,000। जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो इक्विटी शेयर में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में, और जनरल रिजर्व मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में दो चीजें चली जाएंगी, 3 लाख की उसकी शेयर कैपिटल और 70,000 रुपए का जनरल रिजर्व। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए चले जाएंगे जो उसका कैपिटल है। डन। आपने उसकी सारी बैलेंस शीट को खाली कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद अगर कोई एसेट टेक ओवर नहीं हुई है तो उसे रियलाइज करते हैं। कैसे? कैश को डेबिट करके, रियलाइजेशन को क्रेडिट करके। बट इसमें सारी एसेट्स टेक ओवर हुई है। अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं होती तो हम उसको पे करते हैं। कैसे? रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में सारी लाइबिलिटी टेक ओवर हुई है। इसके बाद हम परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करते हैं। परचेज कंसिडरेशन जाती है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे बाय हरी लिमिटेड 5,30,000 रुपए, और एक नया अकाउंट बनाते हैं हरी लिमिटेड का, और उसके डेबिट साइड पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन 5,30,000 रुपए। अब हरी लिमिटेड से हम शेयर्स लेते हैं। अब हरी लिमिटेड से शेयर्स लेंगे तो हरी लिमिटेड ने हमें क्या दिया? अपनी कंपनी के प्रेफरेंस और अपनी कंपनी की इक्विटी। कितने के प्रेफरेंस दिए उसने?
1,10,000 की दी उसने, 4,20,000 की, तो 1,10,000 प्रेफरेंस में और 4,20,000 आ गया इक्विटी के अंदर। अब ये प्रेफरेंस मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दूंगा और ये इक्विटी मैं इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल दूंगा। इसके बाद सबसे पहले टोटल होता है रियलाइजेशन का, नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट का, ताकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में अगर कोई भी बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस चाहे डेबिट में बचे या क्रेडिट में, वो प्रॉफिट और लॉस होता है कि आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया या आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम पे किया। बेटा ज्यादा हो या कम, वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करना पड़ता है, इसलिए वो ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हमने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। बेटा इसके बाद रियलाइजेशन का टोटल किया जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, एंड दैट्स इट, हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया, मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में वायु के बैलेंस शीट के साथ, वायु के लेजर्स के साथ साथ अभी हमें हरि की बुक्स में जर्नल एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है ना पेपर में नहीं आएगा ऑब्वियसली, यार इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर्ड है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को टेकअप किया है। हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में कवर ना हो, वो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के लिए आप रिवीजन वीडियो रेफर कर सकते हो और वहां से आप उसे रिवाइज कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमें एक्विजिशन एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। अब हरी लिमिटेड सबसे पहले एंट्री पास करेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर पीसी से, यानी 5,30,000 से। तो पहली एंट्री हो गई बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर 5,30,000 से। इसके बाद ये सारी एसेट्स टेक ओवर करेगा, यानी गुडविल डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर्स डेबिट और स्टॉक डेबिट टू रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड टू ट्रेड पेबल्स टू बिजनेस परचेज। तो ये देखो गुडविल डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, बैंक डेबिट, ठीक है। उसके बाद टू रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, ट्रेड पेबल्स, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने 7,500 का बनाया था वो भी क्रेडिट टू बिजनेस परचेज, ये एंट्री मैच हो गई। इसके बाद लिक्विडेटर को हम शेयर इश्यू कर देंगे। अब जब लिक्विडेटर को शेयर इश्यू करने हैं तो हमने प्रेफरेंस शेयर देने हैं 1,10 के, इक्विटी शेयर देने हैं 4,20 के, पर 4,20 में से 5% प्रीमियम है। इसका मतलब 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में और 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। तो 5,30,000 रुपए आपने लिक्विडेटर को पे कर दिए। अब बारी आई बैलेंस शीट बनाने की। अब बेटा हरी क्या करेगा, जब बैलेंस शीट बनाएगा तो गुडविल उसके पास 50 है और 50 वो लेकर आया, तो इनटैंजिबल्स में अब गुडविल जाएगी 1 लाख से। फिर उसके बाद बिल्डिंग 3 लाख की थी, 1.5 लाख की और ले आया, तो 4.5 लाख से बिल्डिंग जाएगी पीपीई में। फिर 5 लाख का मशीनरी थी, 1,60 की और ले आया, तो 6,60 से पीपीई में मशीनरी जाएगी। स्टॉक 2.5 लाख से था, 1,57,500 ले आया, तो बेटा 4,07,500 रुपए जाएगा आपका इन्वेंट्रीज में। 2 लाख का प्रोविजन था, 2 लाख का डेटर्स थे, 1 लाख के डेटर्स और ले आया, तो 3 लाख के डेटर्स जाएंगे और 7,500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल माइनस होके बाहर 292,500 आ जाएगा। फिर 50,000 का कैश था, 20,000 और ले आया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 70,000 रुपए जाएगा। ना बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में उसके पास पहले से 10 लाख थी और उसने कितने की इश्यू करी और 4 लाख की, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 14 लाख रुपए से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसके पास पहले से 1 लाख थी और उसने 1,10,000 की और इश्यू कर दी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब आएगी 2,10,000 से। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 20,000 से और जनरल रिजर्व सिर्फ मेरा आएगा 70,000 से। उसके बाद रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड दोनों का टोटल हो जाएगा 70,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों का टोटल हो जाएगा 2,10,000 रुपए। बेटा ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, दैट्स इट, इसमें इतना ही है। ओके जी, ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया अमेलगमेशन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम 1/4/2022 बिकॉज ऑफ सिनर्जी इन बिजनेस इन्होंने अमेलगमेट करके एक नई कंपनी बना ली ग्रे लिमिटेड। पहले ब्लैक व्हाइट मिलकर ग्रे हो गया। ओके, नाउ टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं। हमने नीचे पूरा क्वेश्चन देखा, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, नीचे आगे पढ़ा, बेटा दिया हुआ है इन दी नेचर ऑफ परचेज। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये इन दी नेचर ऑफ परचेज है। बेटा दूसरा पीसी निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये कहता है, ये दे रखा, द पीसी इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। अब बेटा यहां पे कितने पीसी निकलेंगे, 2। ग्रे ब्लैक को भी पैसे देगा, ग्रे व्हाइट को भी पैसे देगा, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों के अलग अलग पीसी निकलेंगे। ठीक है, तो ग्रे क्या करेगा, 1,80,000 शेयर 25 रुपए वाले देगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में थी। तो बेटा 2 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स कहां हैं, आइए देखते हैं। ये रहा बेटा, देखो पिछले साल प्रॉफिट था 1.5 लाख, इस साल प्रॉफिट है 2 लाख, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट हो गया 3.5 लाख का। इसका पिछले साल प्रॉफिट था 1,20, इस साल प्रॉफिट है 3 लाख, इसका प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख का।
बेटा 3.5 और 2.5 मतलब रेशो हो गई 35:25 यानी 7:5 की रेशो में। तो इसका मतलब ये जो 1,80,000 शेयर है ये 7:5 की रेशो में डिवाइड कर दिए जाएंगे ब्लैक और व्हाइट में। तो बेटा 1,80,000 को जब आप 7 और 5 में डिवाइड करोगे तो पहले 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 होगा इंटू 7, ये आ जाएगा 1,05,000 शेयर ब्लैक को मिलेंगे और 75,000 शेयर व्हाइट को मिलेंगे इंटू 25 ये आ गया 26,25,000 और ये आ जाएगा 75,000 इंटू 25 18,75,000। ये तो बेटा उनको शेयर्स मिल गए। आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ टू कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर। बेटा इक्विवेलेंट नंबर का मतलब होता है जितने प्रेफरेंस शेयर उनके पास पहले हैं उतना ही प्रेफरेंस शेयर देने हैं। तो आइए देखते हैं ब्लैक के पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे पहले। बेटा 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2,000 और 1,40,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1,400। तो इसका मतलब ब्लैक को देने हैं 2,000 और व्हाइट को देने हैं 1,400 इंटू मल्टीप्लाई किया 120 से तो ये आ जाएगा 24 और 0000 मतलब 2,40,000 और 14,000 इंटू 1400 इंटू 120 हो जाएगा 1400 इंटू 120 ये आ जाएगा 1,68,000। डन है। इसके बाद बेटा डिबेंचर होल्डर को भी पैसा देना है। देखो जी डिबेंचर होल्डर को पैसा पीसी का पार्ट नहीं होता है, पीसी का पार्ट होता है सिर्फ इक्विटी को दिया हुआ पैसा और प्रेफरेंस को दिया हुआ पैसा। तो आइए देखें नीचे पीसी कितना निकल कर आया हमारा। तो बेटा ये देखो यहां पर परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला 26,25,000 इक्विटी 18,75,000 इक्विटी और प्रेफरेंस कितने दिए ये दे रखे प्रेफरेंस 240 168 दोनों को प्लस किया पीसी आ गया 2865 और 20,43,000 रुपए पीसी निकल कर आ गया अब हमारे पास। तो हमारे दो काम हो गए, पहला इन द नेचर ऑफ परचेज है, दूसरा इन द नेचर ऑफ परचेज के बाद हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर ली। अब तीसरा काम करना क्या है, क्वेश्चन में चाहिए क्या भाई को, ये देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो बेटा क्वेश्चन की डिमांड है हमें बनानी है बैलेंस शीट। बेटा एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनानी है तो फिर आपको नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि नेट एसेट्स की हेल्प से ही आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व जज कर पाओगे। तो नेट एसेट्स निकालनी पड़ेगी अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट बनानी है। अगर पहले जर्नल एंट्री करने को बोल देता तो जर्नल एंट्री से ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाता, पर डायरेक्टली बैलेंस शीट है, नेट एसेट्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रखी है, डन है। बेटा ये कहता है ट्रेड पेबल्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड 15,000 ड्यू टू व्हाइट लिमिटेड और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ व्हाइट लिमिटेड शोज 15,000 फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड, मतलब इंटर कंपनी बैलेंस है, इसमें इसके 15,000 रुपए देने हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक ओवर करने के बाद दोनों को 15,000 से माइनस कर देंगे, यानी टीआरटीपी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स दोनों में से 15,000 माइनस हो जाएगा। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है, चलिए आइए नेट एसेट्स निकालेंगे। अब नेट एसेट्स निकालकर यहां पे आपको देखो दे रखा है, नेट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 520 और ट्रेड रिसीवेबल्स 425 दे रखे थे, क्या दिया हुआ था, इन्वेंट्री दे रखी थी 520 180 1040 125। ये देखो बेटा 520 और 140 इन्वेंट्री 180 1040 और 125। इसके अलावा बाकी सारी एसेट्स को और लाइबिलिटीज को हमने लिया होगा बुक वैल्यू पे। आइए चेक करवा देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी ये देखो 18 14 और ऊपर बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 18 14। बेटा ये लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने ले ली, इन्वेंट्री भी हमने ले ली। अब देखो इन्वेस्टमेंट 1,60,000 और ट्रेड रिसीवेबल 425 265 और नीचे चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट 1,60,000 ट्रेड रिसीवेबल 425 250, ठीक है जी। देन इसके बाद देन इसके बाद ये जो 265 का नीचे 250 दिया हुआ ना, इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल में से पहले ही माइनस कर दिया। आप चाहो तो उसे बाद में भी माइनस कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों में से 15,000 पहले ही माइनस कर दिया। तो ब्लैक व्हाइट के ट्रेड रिसीवेबल्स में से और ब्लैक के ट्रेड पेबल्स में से 15,000 माइनस किया हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। एनीवेज ये देखो ट्रेड पेबल्स 310 120, अब इसमें 310 के बदले आपको 295 लिखा हुआ दिखेगा, देखना ये देखो 295 और 120, ठीक है। कैश एट बैंक 61 31, कैश एट बैंक आपको 61 31 दिख जाएगा, ये रहा बेटा कैश एट बैंक 61 31, डन। नाउ बारी आई डिबेंचर्स की। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिबेंचर्स का, क्या कहता है वो,
डिबेंचर्स को 15% डिबेंचर होल्डर और ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय ग्रे लिमिटेड इशुइंग सच नंबर। बेटा सच नंबर का मतलब नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सच नंबर ऑफ इट्स 18% डिबेंचर सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो ये कहता है दोनों का इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए, यानी जितना इंटरेस्ट उनको आज मिल रहा है उतना इंटरेस्ट उनको बाद में भी मिलना चाहिए। पर फर्क क्या है, पहले मिलता था 15%, अब मिलेगा 18%। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई सुनो ब्लैक के डिबेंचर होल्डर, तुम्हें पहले 4 लाख का 15% मिलता था, और भाई तुम भी सुन लो, तुम्हें 5 लाख का 15% मिलता था, पर आज से क्योंकि तुम्हें 18% मिलेगा तो तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट का अमाउंट हमने सेम रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 लाख का 15% हो गया 60,000 रुपए, 60,000 को डिवाइड करेंगे 18% से, तो यह आएगा 33333 और एक और 3, यानी 3,33,333 के डिबेंचर दे देंगे, और इसको 75,000 डिवाइडेड बाय 18%, इसको 4,16,667 के डिबेंचर दे देंगे। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे 3,13,333 और 4,16,667 ये आ गया टोटल। इसके बाद ये नेट एसेट्स आ गई। नेट एसेट्स को हमने पीसी से कंपेयर किया। अब बेटा ध्यान से देखो, इसका पीसी ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, तो इसकी निकल कर आएगी गुडविल। इसका पीसी कम है, नेट एसेट ज्यादा है, इसका निकल कर आएगा कैपिटल रिजर्व। अभी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट एक आधा डिजिट कम होगा, एक सेकेंड को देखते हैं। ये हो जाएगा 2043 माइनस 2468,333। बेटा ये आएगा 425,333। अब एक गुडविल, एक कैपिटल रिजर्व, एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो हमने दोनों को नेट ऑफ किया। ज्यादा कैपिटल रिजर्व आ रहा था, तो 1,17,000 रुपए कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या करना है, दोनों की बैलेंस शीट बनानी है। कैसे, ये आपके सामने अब नेट एसेट्स का टेक ओवर का वो है। लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी 520 प्लस 1040, प्लांट एंड मशीनरी 18 प्लस 14, इन्वेस्टमेंट 1 प्लस 60, इन्वेंट्री 180 प्लस 125, ट्रेड रिसीवेबल्स 425 प्लस 250, कैश एट बैंक 160 प्लस 130, डिबेंचर्स 3,333 और 416,667, ट्रेड पेबल्स 295 और 120। फिर इसके बाद कैपिटल रिजर्व जाएगा 1,17,000 का, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा 1,05,000 और 75,000 शेयर, 1,05,000 और 75,000 हो गए 1,80,000 शेयर। 10 रुपए जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 15 रुपए जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, क्योंकि हमारा एक शेयर 15 रुपए का था, 10 रुपए का था। एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक शेयर 10 का है या 25 की फेस वैल्यू है? बेटा फेस वैल्यू ही 25 की है। ओ बढ़िया, फिर फेस वैल्यू ही अगर 25 की है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 25 जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू करे हैं 120 रुपए में। एक बार चेक कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू क्या है। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। बेटा अब आपने 120 में इश्यू किया प्रेफरेंस शेयर को, तो प्रेफरेंस शेयर जो इसके 2,000 और इसके प्रेफरेंस शेयर थे 1,400, तो बेटा 3,400 इंटू 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, और 3,400 इंटू 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। मैं आपको बैलेंस शीट में नीचे दिखा भी देता हूं, ये रही बैलेंस शीट, ये देखो नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, 180 इंटू 25 पूरा 45, 3,400 इंटू 100 340, और 3,400 इंटू 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया हुआ है। कैपिटल रिजर्व में 117, बाकी सबको आपने सिर्फ प्लस करना और कुछ नहीं करना। तो बेटा ये अमेलगामेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू अमेलगामेशन का थर्ड क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेम नेचर, यानी कि सेम नेचर का बिजनेस करते हैं। बढ़िया है जी। ऑन 31 मार्च द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, ये दोनों कंपनी की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब नीचे ये कहता है आपको लास्ट में जाके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, आपको ए लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ए लिमिटेड की आफ्टर अमेलगामेशन, अज्यूमिंग दैट द अमेलगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। बेटा यहां पर हमने साफ क्वेश्चन को पकड़ लिया भाई, क्वेश्चन में क्या है, मर्जर है। चलो जी, हमारा पहला काम खत्म। दूसरा काम है जी हमारा पीसी निकालना। आइए परचेज कंसिडरेशन के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। तो बेटा ये कहता है ए लिमिटेड टेक ओवर करेगा बी को, तो जो भी पैसा ए बी के शेयर होल्डर्स को देगा वो बन जाएगा हमारा पीसी का पार्ट।
ए लिमिटेड विल इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाले हैं 80,000 शेयर 10 रुपए के, यानी कि 8 लाख तो मिल गया ये तो अभी तक। इसके बाद ए लिमिटेड विल इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। नाउ दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहां पर है। मैं मर्जर का आसान क्वेश्चन भी उठा सकता था, पर मैंने मर्जर का वो क्वेश्चन उठाया जहां पर एक स्पेशल पॉइंट है। अदरवाइज इसके अलावा सारे मर्जर के क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलमोस्ट देखने में सेम लगेंगे। ए लिमिटेड विल इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एट 15% प्रीमियम। पहली बात, हमने उनको 15% प्रीमियम पे रिडीम करना है। इसका मतलब यह हो गया कि बी लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो कि 5 लाख के हैं, उन्हें 5 के बदले 5.75 देने हैं। ठीक है जी, हमने उन्हें कितने देने हैं? 5 लाख के बदले 5.75। देखो बेटा यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि 5 लाख के बदले आपने उसे 115% देना है, यानी 5,75,000। अब देना कैसे? इन सच अ वे। देखो देना तो 5.75 है, ये अपने दिमाग में डाल लो। देना तो 5.75 है, ये अपने दिमाग में डाल लो, पर देना कैसे है? सच अ वे दैट द एग्जिस्टिंग डिविडेंड क्वांटम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बी लिमिटेड विल नॉट गेट अफेक्टेड। लेकिन याद रहे बी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर का क्वांटम खत्म नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई, आज इसको 5 लाख का 8% मिलता था, 5 लाख का 8% मिलता था, यानी आज इसको मिलता था 40,000। हम इसको अपनी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तो ये 10% लेने के लिए इसको 4 लाख के ही प्रेफरेंस शेयर बहुत है। तो 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर देने हैं, पर देना है 5.75। ओए होए सर, मतलब समझ ये आया कि 4 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर देने हैं वो 5.75 वाले देने हैं। मतलब हमारे 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू मार्केट में 5.75 है, तो इसका मतलब मैं उसको पैसे तो 5.75 दे रहा हूं, बट मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4 लाख, और बाकी बचा हुआ 1.75 हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। और ये बात आगे उसने लिखकर भी दे दी है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि ये लिखी हुई बात जो है ये पेपर में नहीं आएगी। पेपर में ये जो हाईलाइट किया नहीं आएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा जो मैंने आपको बात बताई है। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने देने हैं, अभी ऊपर निकाला 8 लाख, 8 लाख ही निकाला था, यस। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं? 5.75। सर क्या बात कर रहे हो, 4 लाख के देने? अरे भाई 4 लाख वाले देने हैं, उनकी वैल्यू आज कितनी है? 5.75। तो मेरा पीसी आ गया 13,75,000, क्योंकि ये बात डिबेंचर के बारे में बात कर रहा है, ये बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल के बारे में बात कर रहा है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, ये अमेलगमेशन के एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। इसका हमारे किसी भी शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा पीसी आएगा 13,75,000। देखो बेटा पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर 13,75,000 रुपए। बोलो बात समझ आई नहीं है? और क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे रिजर्व्स भी टेक ओवर होंगे, और वो भी कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं एसेट कौन कौन सी टेक ओवर होंगी। अभी मैं आपको नीचे एंट्री में भी दिखा दूंगा, पर पहले यहां देखो। लैंड एंड बिल्डिंग 840, प्लांट एंड मशीनरी 560, ऑफिस इक्विपमेंट 210, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, स्टॉक 420, डेटर 320, बिल रिसीवेबल 70, कैश एट बैंक 61। और एंट्री में दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग 840, 560, 210, इन्वेस्टमेंट 3, इन्वेंट्री 420, डेटर 320 और बिल रिसीवेबल 70 और ये 61। इसके बाद सारी लाइबिलिटीज ये देखो, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटी 75, बिल्स पेबल 1 लाख से, क्रेडिटर्स 240, सिक्योर्ड लोन 360, डिबेंचर्स 2 लाख। लेकिन डिबेंचर्स के बारे में नीचे कोई बात लिखी है? हाँ वही कह रहा है उसको एक डिबेंचर दे देंगे। हाँ ठीक है दे देंगे, वो तो दे ही देंगे 2 लाख। इसके बाद पीएनएल भी टेक ओवर करेंगे 192, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी टेक ओवर करेंगे 1,20,000 रुपए, राइट। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी टेक ओवर करेंगे 60,000 रुपए। तो देखो बेटा एंट्री में ये सब कुछ लिखा होगा। देखो टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, डिबेंचर, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, टू बिजनेस परचेज। नाउ
बेटा यहां पर हमने जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया 2.5 से। अब दोनों एंट्रीज के बीच में 1,55,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा। वो 1,55,000 का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा हमारा लॉस ऑन मर्जर, जिसको हम जनरल रिजर्व से चार्ज कर लेते हैं। इन्होंने डायरेक्टली क्या किया, लॉस ऑन मर्जर को डायरेक्टली जनरल रिजर्व में से माइनस करके जनरल रिजर्व को बाहर लिखा ही 95 से। वरना हमने क्या पढ़ रखा था, पहले हम सारी एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, सारे रिजर्व्स क्रेडिट टू बिजनेस परचेज, जो भी डिफरेंस आएगा वो लॉस ऑन मर्जर या प्रॉफिट ऑन मर्जर बन जाएगा और उसको हम जनरल रिजर्व से चार्ज कर लेंगे। और अगर प्रॉफिट ऑन मर्जर आया तो वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इसके बाद हमने लिक्विडेटर को पेमेंट कर दी। इक्विटी शेयर कैपिटल तो पार पे थे 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने 4 लाख वाले दिए, लेकिन प्रीमियम पे दिए 1,75,000। इसके बाद बेटा क्वेश्चन ने ये बात बोला था कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल जो है वो सारे उसने एक्सेप्ट कर रखे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ऑल द बिल रिसीवेबल ऑफ ए के जितने भी बिल रिसीवेबल हैं वो बी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। इसका मतलब ए के सारे बी आर, बी के बीपी हैं, तो ए के बी आर है 60,000 और बी के बीपी 1 लाख है। पर हमें 1 लाख से मतलब नहीं है, हम कैंसिल कितना करेंगे, 60,000। एंट्री पास हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 60,000 रुपए से। ये देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कहां गया, ये रहा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 60,000 से एंट्री हो गई। इसके बाद बेटा हमने लिक्विडेटर के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे, तो वो जनरली अगर इन द नेचर ऑफ परचेज होता तो गुडविल टू बैंक होता, यहां पर कैपिटल रिजर्व टू बैंक होता है, और अगर कैपिटल रिजर्व ना हो तो जनरल रिजर्व टू बैंक होता है। तो इन्होंने जनरल रिजर्व टू बैंक सीधा एंट्री पास कर दी, कितने से, 12,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो हमने पे करे। और उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर को हमने अपने डिबेंचर देने का वादा किया था, तो एंट्री पास कर दी उनके डिबेंचर डेबिट टू अपने डिबेंचर 2 लाख रुपए से। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट बनाना इज द सुपर इजी टास्क। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इनकी प्रेजेंटेशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एडजस्टमेंट अंडर द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ये क्या है। बेटा कुछ नहीं है, वो बी के अमाउंट्स को ऐड करना है, खत्म। इसका मतलब जनरल रिजर्व में जो ये ए ओपनिंग बैलेंस है ये ए लिमिटेड का है, और ये जो आया है ये बी लिमिटेड के वहां से आया। सिमिलरली सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में बात करूं, जो ओपनिंग बैलेंस है वो ए लिमिटेड का है और ये बी लिमिटेड का आ गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में भी सेम, ओपनिंग बैलेंस इसका उसका, इस तरीके से करके उसने ये अमेलगमेशन अंडर द स्कीम ऑफ एडजस्टमेंट अंडर द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन लिखा हुआ है। अदरवाइज बात बिल्कुल सेम ही है, जो हमने ए और बी को ऐड करना है, दैट्स इट, और कोई भी अमाउंट नहीं छेड़ना। क्योंकि बेटा मर्जर में सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे टेक ओवर होती है, रिजर्व्स बुक वैल्यू पे टेक ओवर होते हैं। तो मर्जर के केस में बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, बस उसको ऐड करना होता है। मेन ध्यान रखना है शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर और लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर के ऊपर, उसके अलावा कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अमेलगमेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा अमेलगमेशन का ही है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में। आइए नीचे चलते हैं। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया, तो वाई लिमिटेड बन गई वेंडर कंपनी और एक्स लिमिटेड बन गई परचेसिंग कंपनी। इससे पहले कि हम सब कुछ पढ़े, हम सबसे नीचे जाएंगे, चाहिए क्या भाई, यू आर रिक्वायर्ड टू दिस आफ्टर एब्जॉर्प्शन, कहीं पे भी नहीं दे रखा इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो हम क्या मान के चलेंगे, इन द नेचर ऑफ परचेज है। अब पता लग गया इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या बनता है, अगला स्टेप है पीसी निकालने का। पीसी निकालने के लिए हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया ये ढूंढेंगे। डेटा ये कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। ओके जी, दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उस कंपनी में थे 3 लाख के, तो इन 3 लाख को हमने 10% प्रीमियम देना है, यानी इनको देना है 3,30,000 रुपए। डन है। अब इक्विटी शेयर का ढूंढते हैं। ये तो गुडविल की बात कर रहा है, लैंड की, इन्वेंट्री की, प्रोविजन की, अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स की, ट्रेड पेबल, ये आ गया जी इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये कहता है इक्विटी शेयर होल्डर वाई लिमिटेड को इश्यू करने हैं शेयर 5% प्रीमियम पे। अरे भाई ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की बात, 5% प्रीमियम पे करने हैं, मान लिया, पर कितने करने हैं ये तो बताता जा। कह रहा मैं नहीं बता रहा। ओहो, तो 5% प्रीमियम पे इक्विटी शेयर को देने हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर देना है 10 रुपए 50 पैसे का, पर कितना नहीं बताया, तो अब हमें लगाना पड़ेगा फिर से नेट एसेट्स मेथड। तो सर ये क्वेश्चन क्यों लिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन करा तो दिया था, बिल्कुल सेम है। हाँ मैं बताता हूं क्यों लिया। बेटा इस क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी है, और मैं आपको बस याद दिलवाना चाहता हूं कि गुडविल की कैलकुलेशन आपने फाउंडेशन में पढ़ रखी है, उसी तरीके से आपको करनी है। देखो आपको 16-17 की 90,000 का प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 16-17 का, फिर 15-16 का 78,000, और फिर 14-15 का 72,000। वो कहता है ये प्रॉफिट्स जो है 14-15 वाले प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है एक इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का। बेटा माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है वो हम इसमें नहीं लेते, ठीक है।
इसके बाद 25,000 हमने माइनस कर दिया 14-15 में से। फिर 15-16 में एक एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉय था, ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, ये वापस ऐड कर देंगे 15-16 में, तो इसमें 10,000 ऐड हो जाएगा। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट करना है पिछले 3 साल का, तो ये 90 हो गया। 78 प्लस 10 ये 88 हो जाएगा, 88। और 72 माइनस 25 जो है 72 25 ये 67, 47,000 आ जाएगा बेटा। 47 प्लस 88 ये बन जाएगा 135 और ये हो गया 225। 225 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 75,000 इंटू 2 करेंगे 1.5 लाख रुपए हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, 225 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कर दिया, 1.5 लाख रुपए हमारी गुडविल आ गई। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, नेट एसेट्स निकालनी है, गुडविल आ गई 1.5 लाख। और देखें नीचे इसने निकाली होगी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स सबसे पहले निकाली थी क्या? नहीं, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया है। नेट एसेट्स ये निकालिए बेटा, देखो गुडविल आ गई 1.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी थी 4 लाख। आइए देखते हैं उसके बाद और क्या दिया था। इसके बाद कहते हैं इन्वेंट्रीज को 10% कम पे और प्रोविजन बनाना है हमने 2.5% का। आइए देखें इन्वेंट्रीज कितने से दे रखी है 525, 10% 52,500 माइनस कर देंगे और 3 लाख में से 2.5% माइनस कर देंगे। तो बेटा जब 52,500 माइनस किया 525 में से इन्वेंट्री के, तो वो आ जाएगा 472,500। और ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख के थे, उसके लिए 5% का 2.5% का प्रोविजन बना दिया, 7,500 रुपए का वो आ गया। इसके बाद क्या कहता है, ये कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की बुक्स में करंट एसेट्स रिकॉर्डेड नहीं थी, उसे रिकॉर्ड करना है और उसे कितने पे लेकर आना है 15,000। तो बेटा इसका मतलब नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में 15,000 रुपए अनरिकॉर्डेड एसेट्स के ऐड हो जाएंगे, जो कि करंट एसेट्स में आया करेंगे बैलेंस शीट में। 15,000 ऐड कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन में नहीं दे रखा कौन सी एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज टेक ओवर हो रही हैं। तो सारी एसेट्स का मतलब हमने गुडविल ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, इन्वेंट्री ले लिया, ट्रेजरी ले लिया, तो कैश आ जाएगा 60,000 रुपए से, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड आएगा 60,000 से और ट्रेड पेबल्स आएंगे 2,40,000 से। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। द ओनली पॉइंट इज द गुडविल, जो मेरे को आपके साथ इसमें डिस्कस करना था। मैं तो ये कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो और उसके बाद आगे की वीडियो देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। ठीक है जी, ये नेट एसेट्स आ जाएगी बेटा। ये माइनस करने के बाद नेट एसेट्स या परचेज कंसिडरेशन कैसे पे करनी है, 3,30,000 के हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने हैं और उसके बाद बचा हुआ 12,60,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, जिसको हम 10 रुपए 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 शेयर आ जाएंगे। बेटा सेम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सेम जर्नल एंट्री पास करनी है और सेम तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है। मुझे आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझाना था तो वो था प्रॉफिट और गुडविल की कैलकुलेशन। बेटा वो मैंने आपको समझा दी। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन मतलब हमारा शुरू होने वाला है अगला चैप्टर। और बेटा हमारा अगला चैप्टर एक छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट कहने को छोटा है, बहुत बड़ा पटाखा है वो और बहुत अच्छा चैप्टर है, और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आइए फटाफट निपटाते हैं इसके क्वेश्चन, हो तो जल्दी जाएंगे ये कंफर्म है। आइए, वो कहता है मेरे पास 600 यूनिट पड़ी है रॉ मटेरियल एक ही, जो हमने 120 में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 90 है, तो किस पे वैल्यूएशन करोगे? सॉरी सर, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन पहले नहीं हो सकती, पहले वैल्यूएशन किसकी होगी? फिनिश गुड्स की। तो चलिए फिनिश गुड्स पे चलते हैं। फिनिश गुड्स एक्स जिसकी कॉस्ट दे रखी है 320 और उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 300, तो बेटा 320 और 300 विच एवर इज लोअर 300 पे करेंगे। अब क्योंकि ये 300 पे हुआ है, रॉ मटेरियल के लिए भी रूल लगेगा 120 90 विच एवर इज लोअर 90 इंटू 600 करेंगे इसमें। अब आए हम पार्टली फिनिश गुड्स पे, तो बेटा पार्टली फिनिश गुड्स के लिए हमारी कॉस्ट आज तक की कॉस्ट दे रखी है 260 और वो ये कहता है इसमें 60 रुपए का खर्चा अभी और होगा, तो ये 60 रुपए का खर्चा हम 300 रुपए में से माइनस कर देंगे, तो हमारी पार्टली फिनिश गुड्स की एनआरवी आ जाएगी 240, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 240 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। तो देखो हमने रॉ मटेरियल को किया 90 इंटू 600 54,000, फिनिश पार्टली फिनिश गुड्स को किया 240 इंटू 500 1,20,000 और फिनिश गुड्स को हमने 300 पे किया 300 इंटू 15 4.5 लाख 6,24,000 हमारा इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन रूल है, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। फिनिश गुड्स को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मतलब ही नहीं है। अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे हैं तो रॉ मटेरियल होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे।
देन इसके बाद WIP सेमी फिनिश गुड्स, WIP को करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पर उसकी एनआरवी में जो फिनिश गुड्स की एनआरवी है उसमें से माइनस होगी एडिशनल कॉस्ट जो अभी उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। बेटा इसके बाद में आया 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन कहता है कि मैंने 20,000 kg रॉ मटेरियल खरीदा 20 रुपए पर किलो का, इसका मतलब ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई 20 रुपए। इसके बाद आपके पास ये फिनिश गुड्स एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्लांट की कैपेसिटी दे रखी है 30,000, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 20,400 ड्यू टू फॉल इन द मार्केट प्राइस। नाउ ये कहता है फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता था वो सिर्फ 40 रुपए में बिक पाएगा। फिनिश गुड्स अब सिर्फ 40 रुपए में बिक पाएगा, इसका मतलब आपको ये बताना है कि फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किस पे होगी। डन है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि तभी तो हम दिखाएंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिनिश गुड्स की कॉस्ट के लिए हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला। बेटा ओपनिंग रॉ मटेरियल था 44, इसके बाद हमने परचेज करा 4 लाख का, और उसके बाद हमारे पास अभी पड़े हैं 1800 यूनिट, यानी कि 20 रुपए के हिसाब से इसकी कॉस्ट है 36,000 रुपए। तो 44,000 प्लस 4 लाख माइनस 36,000, ये आ जाएगा 4,08,000 रुपए। दैट मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 4,08,000, लेबर है 3,06,000, ओवरहेड्स है फिक्स्ड है, तो ओवरहेड्स कितने लेंगे 3 लाख के ओवरहेड्स हैं, इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर। नॉर्मल 30,000 है, एक्चुअल 20,400 है, विच एवर इज हायर, हायर 30,000 है, तो इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे। पर यूनिट 10 रुपए आ गया, तो यहां पे 2,04,000 आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल यूनिट 20,400 है। अब हमने इसका टोटल किया 4,08,000, 4,08,000 प्लस 3,06,000 प्लस 2,04,000, तो हमारी कॉस्ट आ जाती है 9,18,000। बेटा इस 9,18,000 को हम डिवाइड करेंगे 20,400 यूनिट से, क्योंकि हमने 20,400 यूनिट्स बनाई है, डिवाइडेड बाय 20,400, तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 45 रुपीज। अब 45 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है और उसका एनआरवी 40 है, तो ऑब्वियसली वो किस पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा 40 पे। तो देखो बेटा पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है 45, एनआरवी 40 है, तो किस पे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी 40 पे। और अगर फिनिश गुड्स 40 पे हुई है तो रॉ मटेरियल के लिए क्या लगेगा रूल, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। बेटा रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी 20 रुपए और उसका एनआरवी नीचे दे रखा है 19 रुपए, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन भी होगी 19 रुपए के ऊपर, तो 19 रुपए उसकी एनआरवी होगी जिसपे वो वैल्यूएशन हमें करनी पड़ेगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है और ज्वाइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है मेन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा हमें टोटल ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी चाहिए। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में हमने रॉ मटेरियल लिया 160 का, वेजेस ली 82 की, वेरिएबल ओवरहेड्स लिए 40 के, और फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए क्योंकि हमें एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट नहीं दे रखा तो हमने पूरा 58 कंसिडर कर लिया। बेटा 160 प्लस 82 प्लस 58, 160 प्लस 82 प्लस 58 प्लस 40, ये आ जाएगा आपके पास 3,40,000। ये आपकी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। पर हम इस कॉस्ट को एलोकेट नहीं करते हैं। हम कौन सी कॉस्ट एलोकेट करते हैं, हम इसमें से माइनस करते हैं एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कैसे निकलेगी, हमारे पास बाय प्रोडक्ट है 1600 और वो 25 का बिक सकता है, तो बेटा 1600 इंटू 25 यानी ये बिक सकते हैं 40,000 में, लेकिन इसको बेचने के लिए हमें 4,000 और 6,000 का खर्चा करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें 10,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तो इसकी एनआरवी आएगी 30,000। बेटा वो एनआरवी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें से माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। जब सेल ऑफ स्क्रैप है कितनी दे रखी है 6,000, वो भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 3,04,000। दिस इज एलोकेबल ज्वाइंट कॉस्ट। पहले क्या निकाली टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, फिर उसमें से बाय प्रोडक्ट की एनआरवी और स्क्रैप का सेल माइनस कर दिया, ये आ गई हमारे पास एलोकेबल ज्वाइंट कॉस्ट। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे किसमें, MP1 और MP2 यानी मेन प्रोडक्ट 1 और 2 में। किस रेशो में, सेल्स वैल्यू रेशो। अब सेल्स वैल्यू रेशो कैसे निकलेगी, इसकी यूनिट है 6250 और ये बिकती है 80 रुपए में। इसकी यूनिट है 5,000, ये बिकती है 50 रुपए में। बेटा ये आ जाएगा 2.5 लाख और ये आ जाएगा 6250 इंटू 80, 5 लाख। बेटा 2.5 लाख और 5 लाख
ये होगी रेशियो 2:1। तो ये 3,04,000 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो बेटा 3,04,000 को 2:1 में डिवाइड कर दिया, 2:1, 2,02,667 और 1,01,333 रुपए। पर यूनिट निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ यूनिट से उसको डिवाइड कर दिया और उसके बाद नंबर ऑफ जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करके हमने स्टॉक निकाल लिया। अच्छा मैं ये बता देता हूं ये 32, 42 और 20, 26 कैसे आया। जो 2,02,667 आपने कॉस्ट रिकॉग्नाइज करी है इसको उसने डिवाइड किया 6250 से, क्योंकि इसमें 6250 यूनिट्स बची है। तो बेटा अगर आप 2,02,667 को 6250 से डिवाइड करोगे तो 3242 ही आएगा। यहां पर 1,01,333 को हमने डिवाइड किया है 5,000 यूनिट से, क्योंकि यहां पे 5,000 यूनिट बनी थी। दैट्स इट। उसके बाद ये 800 और 200 यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इसकी 800 यूनिट थी और इसकी 200 यूनिट थी, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 17 AS2 का। एक और क्वेश्चन है AS2 का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम रिटेल वैल्यू के हिसाब से इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हैं। इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल रिटेल वैल्यू इनटू स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम फीफो मेथड ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट और रिटेल वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ परचेजेस, और अगर हम वेटेड एवरेज मेथड ले रहे हैं तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस दोनों होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, फीफो मेथड अगर आप ले रहे हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री को भूल जाओ। अब आपके पास टोटल कॉस्ट 1,40, टोटल रिटेल वैल्यू 1,20, उल्टा बोल दिया गया, यस, टोटल कॉस्ट 1,20, तो देखो बेटा न्यूमरेटर में 1,20, टोटल रिटेल वैल्यू 1,40, नीचे 1,40 दिया हुआ है, इनटू स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। अब आपके माइंड में हो सकता है डाउट आ रहा हो, ये स्टॉक एट रिटेल वैल्यू कैसे आया। बेटा ये देखो हमने उसको 80,000 के गुड्स भेजे थे, पहले से पड़े थे, मतलब उसके पास 1,40 के हमने और भेजे और उसने उसमें से 2 लाख के बेच दिए। दैट मीन्स उसके पास जो स्टॉक पड़ा है उसकी रिटेल वैल्यू 20,000 है। अब उस 20,000 को कन्वर्ट करना था तो हमने कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिटेल वैल्यू इनटू स्टॉक एट रिटेल वैल्यू कर दिया। लेकिन अगर ये वेटेड एवरेज मेथड लगाता होता तो उस केस में हम ओपनिंग स्टॉक भी कंसीडर करते। तो हम क्या करते, टोटल रिटेल वैल्यू 80 और 1,40, 2,20 आता नीचे, फिर टोटल कॉस्ट 60 और 1,20, 1,80 आता ऊपर, और 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे स्टॉक की वैल्यू आ जाती। ये है हमारा AS2 का क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। मतलब हमने AS2 के 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो है बायबैक ऑफ शेयर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि आप कंपनी जो है सुपर लिमिटेड वो बायबैक करना चाहती है 35,000 शेयर। कर सकती है नहीं कर सकती हमें बताना है, 30 रुपए में बायबैक करते हैं। अब पहली कंडीशन ये कहती है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जो कि कहता है आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो हमने बोला 17 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1,70,000 शेयर है। तो वो ये कहता है 1,70,000 का 25% आप बायबैक कर सकते हो। 25% हो गया 17, 17, 34, 34 और 7.5, 42,500, यानी आप 42,500 शेयर बायबैक कर सकते हो, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि आपकी पेड अप कैपिटल में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 17 लाख और आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि नहीं दे रखी। इसके बाद इसमें फ्री रिजर्व्स आते हैं, फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे हम। तो रेवेन्यू रिजर्व 2350, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख और पीएनएल अकाउंट 2 लाख, 2350 और 2.5 लाख हो गया आपका 26, 26 और 2 28 लाख। तो ये हो गया टोटल 28 लाख। अब इसके 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते, यानी इसका 25% है, इससे ऊपर आप बायबैक नहीं कर सकते। डिवाइड करेंगे अब इसको हम नंबर ऑफ बायबैक की वैल्यू से, मतलब आप जितने में बायबैक करना चाहते हो 30 रुपीज से। तो ये 45 लाख, 45 लाख का 25% हो जाएगा हमारे पास 11,25,000। 11,25,000 को आप 30 से डिवाइड करोगे, 11,25,000 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ये आएगा 37,500। तो 37,500। अब बेटा 42,500 नहीं कर सकते, अब 37,500 कर सकते हो, पर अभी भी कंपनी तो 35 करना चाहती है। पर अभी बची है कंडीशन नंबर 3, और वो कंडीशन ये कहती है कि डेट इक्विटी रेशियो बायबैक होने के बाद 2:1 मिनिमम रहनी चाहिए। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखो कि आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। आपकी प्रेजेंट इक्विटी अभी अभी आपने निकाला, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड कितना निकाला था, 45 लाख रुपए। तो आपकी प्रेजेंट इक्विटी है 45 लाख।
अब आप इसमें से माइनस करो अपनी मेंटेनेबल इक्विटी। मेंटेनेबल इक्विटी यानी आपको कितनी इक्विटी मेंटेन करनी है, आपको मेंटेन करनी होती है डेट अपॉन टू। अब आपके डेट कितने के हैं, आपका डेट अनसिक्योर्ड लोन है 8.5 लाख रुपए और 9% डिबेंचर है आपके 38,50,000 रुपए, तो आपके डेट है 46,50,000। 46,50,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 23,25,000 रुपए। तो प्रेजेंट इक्विटी माइनस मेंटेनेबल इक्विटी, ये देखो बेटा, तो 45 लाख आपकी प्रेजेंट इक्विटी है और आपके 23,25,000 के आपके डेट आ गए। ओके, यहां तक डन है। तो प्रेजेंट इक्विटी माइनस मेंटेनेबल इक्विटी आ गया। अब क्योंकि हमें इसमें से अभी सीआरआर भी बनाना है, तो हमारी तीसरी कंडीशन में यहां लिख रहा हूं, प्रेजेंट इक्विटी 45 लाख, मेंटेनेबल इक्विटी 23,25,000, पर अभी हमने इसमें से सीआरआर बनाना है 10x का, डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू x, डिवाइडेड बाय 30 बायबैक का प्राइस इक्वल टू x, नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बायबैक कर सकते हैं। 10x क्यों माइनस करा, क्योंकि हमारे को अभी इसका सीआरआर भी बनाना है, सीआरआर बनाने से हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड है वो कम हो जाता है। अब ये 30 उधर चला जाएगा 30x, ये 10x इधर माइनस हो रहा है उधर जाके 40x, इसमें से ये माइनस किया 45 में से 23 गई, हो गया 22,75,000, 22,75 या 21,75, 21,75,000। तो 21,75,000 इज इक्वल्स टू 40x, तो बेटा x आ जाएगा 21,75 को 40 से डिवाइड करके, ये देखो बेटा हमारा x आ जाएगा, एक बार खुद ही करके देख लेते हैं भाई, नीचे आंसर से बढ़िया, 21,75,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 54,375 शेयर, बिल्कुल सही आ रहा है, 54,375 शेयर्स। अब तीन कंडीशन के हिसाब से, एक में 42,500, एक में 37,500 और एक में 54,375, तो मिनिमम किस में आ रहे हैं, 37,500। इसका मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से 37,500 शेयर बायबैक करना अलाउड है, पर कंपनी कितने बायबैक करना चाहती है, सिर्फ 35,000, तो कंपनी को अलाउड है 35,000 बायबैक कर सकती है। तो तीन कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स को 25% से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन शेयर रिसोर्स टेस्ट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पेड अप कैपिटल है यानी इक्विटी और प्रेफरेंस, उसमें प्लस करेंगे फ्री रिजर्व्स, उसका 25% डिवाइडेड बाय हमारा जो भी ऑफर प्राइस है। तीसरा टेस्ट है डेट इक्विटी टेस्ट, उसको रेशियो 2:1 रहनी चाहिए, उसके लिए हम प्रेजेंट इक्विटी लेंगे, उसमें से मेंटेनेबल इक्विटी यानी कि डेट अपॉन टू माइनस करेंगे, फिर उसमें से सीआरआर माइनस करेंगे, सीआरआर होगा आपकी फेस वैल्यू इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। उसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, यू विल गेट द आंसर 54,375, इसमें आंसर आया था। बोलो जी, क्लियर हो गई बात बेटा। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 20 पे, जहां पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, पर बायबैक में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, या तो कंपनी को फ्रेश इश्यू करना पड़ता है ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि इक्विटी अगर बायबैक कर रहे हैं तो प्रेफरेंस का फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा, या फिर कंपनी को फेस वैल्यू के इक्वल बनाना होता है सीआरआर, या फिर कंपनी कॉम्बो पैक भी ले सकती है। अब इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि कंपनी बायबैक करना चाहती है 25% शेयर, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल बायबैक करना चाहती है। बेटा इस टाइम इसकी पेड अप कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, डिवाइडेड बाय 20 यानी कि इसके पास शेयर है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 25% होता है, 2.5 लाख का 25% होता है 62,000, नहीं 2.5 लाख का, यस यही होता है वैसे तो, 2.5 लाख का 25% करके देख लेते हैं यार, 2.5 लाख का 25% 62,500 और 20 रुपए का शेयर है तो इंटू 20 करेंगे, इंटू 20, इसका मतलब कंपनी को 12.5 लाख का या तो फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा या फिर इसको बनाना पड़ेगा 12.5 लाख रुपए का सीआरआर। ठीक है जी, वो ही कहता है बायबैक को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर से हमें मतलब नहीं है भाई, डिबेंचर फ्रेश इशू में नहीं आते। अब 2500 उसने 100 रुपए के शेयर इशू कर दिए। बेटा 2500 शेयर इशू करे तो 2500 इंटू 100 होता है 2.5 लाख रुपए, पर हमें तो चाहिए थे 12.5 लाख, तो 10 लाख का उसको बनाना पड़ेगा सीआरआर। तो देखो बेटा सबसे पहली बात, सीआरआर कितने का बना ये देखना जरूरी है। ये देखो जी, सीआरआर बनाया हुआ है 10 लाख रुपए का। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सीआरआर कैसे आया, 2.5 लाख रुपए के फ्रेश इश्यू कर रहा है, 12.5 लाख का उसने बायबैक करना है, तो बाकी बचा हुआ उसको क्या बनाना पड़ेगा, 10 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। राइट, पैसा कहां से आएगा, वो कहता है वो इन्वेस्टमेंट बेच देगा 1 लाख की 1.5 लाख रुपए में, और 2 लाख रुपए रेवेन्यू रिजर्व में मेंटेन करने, इसका मतलब रेवेन्यू रिजर्व में 2 लाख रुपए छोड़ देना। ठीक है जी, उसके बाद कंपनी ने बोनस भी इशू कर दिया, डन है। अब एंट्री कैसे पास करनी है, सबसे पहले एंट्री पास होगी फ्रेश इशू करने की, डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डन हो गई बात। अब फ्रेश इशू हो गया,
इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट सेल कर दो 1 लाख वाली 1.5 लाख में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो जी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी बिक गई। इसके बाद आप बायबैक की एंट्री पास करो, बायबैक को ड्यू करो। बायबैक को ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर बायबैक, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के बदले पहले लिख सकते हो प्रीमियम ऑन बायबैक, और फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से चार्ज कर सकते हो। एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इससे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख रुपए से कम हो गया बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसमें 12 लाख पड़े थे, अब रह गए इसमें 2 लाख रुपए। डन। अब आपने बनाना है 10 लाख का सीआरआर। सीआरआर कहां से बनेगा बेटा? सीआरआर सबसे पहले बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास पड़ा 2 लाख का, और आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम और भी आया था, ये भी तो आया था 60,000 का, और बस। तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,60,000 रुपए पड़ा है। 2,60,000 का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है सीआरआर बनाने के लिए। रेवेन्यू रिजर्व 5 लाख पड़े हैं, पर क्वेश्चन ने कहा था 5 लाख में से 2 लाख के रेवेन्यू रिजर्व छोड़ देना, मतलब रेवेन्यू रिजर्व आपके पास पड़े हैं सिर्फ 3 लाख के। तो बेटा 2,60 और 3 5,60, तो पीएनएल अकाउंट में से मुझे यूज करना पड़ेगा 4,40,000 रुपए, ताकि मैं 10 लाख का सीआरआर बना सकूं। तो आइए देखते हैं हमने क्या किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया 2,60, रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लिया 3 लाख, तो 4,40 का हमने पीएनएल से बना लिया सीआरआर। और इसके बाद हमने शेयर होल्डर्स को कर दी पेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह गए? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास थे 2.5 लाख। 2.5 लाख में से हमने 62,500 बायबैक कर लिए, तो 2.5 लाख में से 62,500 मैंने बायबैक करे, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स रह गए 1,87,500। अब इस 1,87,500 को हम देना चाहते हैं बोनस कितना? बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 15 शेयर हेल्ड बाय इक्विटी शेयर, 3 शेयर देना चाहते हैं, मतलब 3 शेयर 15 के बदले, मतलब 1 शेयर 5 के बदले यार सीधा, तो इंटू 1/5 कर देंगे। तो हमने कितना बोनस देना चाहते हैं? 37,500 इंटू 20 रुपए का शेयर है, तो 37,500 इंटू 20 हो जाएगा बेटा 7.5 लाख। दैट मीन्स हम 7.5 लाख का बोनस देना चाहते हैं, और बोनस देने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सीआरआर। और हमारे पास सीआरआर है कितना? सीआरआर है हमारे पास 10 लाख का सीआरआर है, तो हम सीधा सीधा सीआरआर टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10th, मतलब 20th बायबैक का। अब बेटा क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हमारे, और ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब आज की वीडियो जैसे ही एंड होगी, थोड़ी देर बाद या फिर अभी इमीडिएटली भी आप ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेना। रिवीजन वीडियोस आप एक बार देख लेना दोबारा से सारे चैप्टर्स की, और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।